इस वीडियो में हम लोग ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस के बारे में बात करेंगे। तो ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस में व्यक्ति का जो पैर होता है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसमें पैर पर जो लेग जिसे बोला जाता है एंड डॉर्सम ऑफ फीट, वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे लाल रंग के दाने पैदा हो जाते हैं और ये दाने अचानक ही पैदा होते हैं। कुछ दिनों में ही ये दाने बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं और कभी कभी ये दाने फैल करके ऊपर जांघ के हिस्से को या फिर पेट को या फिर हाथ पर भी कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन अधिकांश केसेस में जो पैर है, जो घुटने का ज्वाइंट है, उसके नीचे ही अधिकांश केसेस में रहते हैं। ये जो दाने होते हैं इनका साइज जो होता है काफ़ी छोटा साइज होता है। इनकी साइज 1 mm से लेकर के 4-5 mm तक हो सकती है। इन दानों में व्यक्ति को हल्की फुल्की खुजली, दर्द, जलन ये सब भी सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम होती है ये काफ़ी लोगों के लिए डरावना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि एक बार में ही एक साथ कई सारे लाल लाल रंग के चकत्ते पैदा हो जाते हैं, दाने पैदा हो जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी फियरफुल, डरावना एक्सपीरियंस होता है। डर जाते हैं कि अचानक मेरे शरीर में ये किस तरह के दाने पैदा हो गए। कभी कभी इन दानों में छोटे फफोले भी पैदा हो सकते हैं, कभी कभी इनमें छोटे अल्सर भी पैदा हो सकते हैं। कभी कभी ये दाने एक में मिल करके बड़े साइज के भी लाल रंग के चकत्ते भी पैदा कर सकते हैं। ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस जो होता है अधिकांश केसेस में 10 साल के ऊपर लोगों में ही देखने को मिलता है। कभी कभी बच्चों में भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी 10 साल से नीचे के बच्चों में भी देखने को मिल जाता है। तो इसके पीछे होने का कारण क्या होता है? तो इसके पीछे होने का कारण जो है उसकी पूरी लंबी लिस्ट होती है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जानने वाली बात यह है कि 50% केसेस में इसके पीछे का कोई कारण नहीं पता लगाया जा सकता है, मतलब कि इडियोपैथिक होती है। 50% केसेस में कोई कारण पता नहीं लगाया जा सकता है। 50% केसेस में कुछ न कुछ पीछे कारण होता है। तो उस कारण की लिस्ट में तमाम तरह की बीमारियां जैसे कि इन्फेक्शंस होती हैं। तो इन्फेक्शंस में मल्टीपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये सारे इन्फेक्शन इस तरह की परेशानी को ट्रिगर कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, निजेरिया, मेनिंजोकोकस, तमाम तरह के बैक्टीरियाज हैं जो कि ये प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। वायरल में हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, ये सारे वायरस इम्प्लिकेटेड हैं। इसी तरह से इसके कॉजेशन में तमाम तरह के इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जिसमें कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी इसके साथ एसोसिएटेड देखा गया है, जिसमें कि SLE, जॉगरन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बेसेट सिंड्रोम और भी तमाम तरह के कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ में आपने सुना था कि दंगल की जो एक्ट्रेस थी, जो दंगल मूवी जो थी, उसकी एक्ट्रेस जो थी, जिस बीमारी से उसकी डेथ हुई उसका नाम है डर्मेटोमायोसाइटिस। तो इस बीमारी से भी ये देखा गया है कि ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस एसोसिएटेड हो सकती है। इसी तरह से तमाम तरह के कैंसर भी इस प्रॉब्लम को पैदा कर सकते हैं। तो कैंसर में भी लिस्ट काफ़ी लंबी है, जैसे कि लंग कैंसर, इसी तरह से कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जो ब्लड के कैंसर हैं, तमाम तरह के ल्यूकीमियाज इसमें एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट जो लिस्ट में आती है वो तमाम तरह की दवाइयाँ। तमाम तरह की दवाइयों के कारण भी ये परेशानी पैदा हो जाती है। तो उन दवाइयों में तमाम तरह के एंटीबायोटिक्स, जिसमें कि विशेष करके बीटा लैक्टम ग्रुप के एंटीबायोटिक्स, इसी तरह से तमाम तरह के दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ होती हैं, जिसमें एनसिड्स बोला जाता है। तो उसमें आपने नाम सुना होगा आइबुप्रोफेन, जो एनसिड ग्रुप की दवाइयाँ होती हैं उसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल, मेफेनामिक एसिड, ये जो दवाइयाँ होती हैं, वोवेरॉन जो कि काफ़ी पॉपुलर है, उसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है डाइक्लोफिनेक। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये दवाइयाँ भी प्रेसिपिटेट कर सकती हैं ल्यूकोसाइटोक्लास्टिक वैस्कुलाइटिस को। तो इसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि 50% केस में तमाम इंक्वायरी, तमाम जांच के बाद भी कारण पता लगाया नहीं जा सकता है, जिनको इडियोपैथिक कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे हो। तो इसकी डायग्नोसिस में महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि जो दाने आते हैं वो नॉन ब्लांचेबल उठे हुए दाने होते हैं, मतलब कि वो छूने पे थोड़ा सा उभरे हुए दिखेंगे और उनको स्लाइड से प्रेस किया जाएगा तो ब्लांचेबल नहीं होते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होते हैं, ये फेड नहीं होते हैं, जो कि डॉक्टर के लिए ये साइन डायग्नोस करने के लिए इंपॉर्टेंट साइन होता है। इसी तरह से इन मरीजों में
बायोप्सी और इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्टिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। बायोप्सी इसलिए की जाती है कि इसमें देखने के लिए कि कौन से लेवल की ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं। ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वैस्कुलाइटिस में जो सबसे छोटी खून की नसें होती हैं, कैपिलरीज और वेन्यूल्स, ये अफेक्ट होती हैं ल्यूकोसाइटोप्लास्टिक वैस्कुलाइटिस में। तो ये चीज़ जानने के लिए कि कौन से लेवल की ब्लड वेसल अफेक्टेड हैं, किस प्रकार का वैस्कुलाइटिस है, ये भी जानने के लिए इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जो डायरेक्ट मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह से कारण पता करने के लिए दूसरे और टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि एएसओ टाइटर किया जा सकता है, मैन2 टेस्ट किया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस पता करने के लिए, चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिक कॉज पता लगाया जा सके। इसके बाद के जो टेस्ट होते हैं वो दूसरे अंगों पे इस परेशानी का असर होने के नाते किया जा सकता है, जैसे कि ये बीमारी केवल स्किन लिमिटेड ही नहीं होती है सभी मरीजों में। अधिकांश मरीजों में तो केवल स्किन लिमिटेड होती है, लेकिन कुछ मरीजों में ये ज्वाइंट को असर कर सकती है, फीवर को पैदा कर सकती है, और जो सबसे खराब बात होती है इस प्रॉब्लम की वो होती है कि कुछ मरीजों में इसका असर किडनी के ऊपर और गट के ऊपर जा सकता है, पेट के ऊपर जा सकता है, जो इसकी सबसे खराब होती है। और यही प्रॉब्लम चूंकि ये काफ़ी कम लोगों में होती है, इस वजह से कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों में होती है उन मरीजों को अलर्ट हो जाने की ज़रूरत होती है, उनमें ट्रीटमेंट प्रॉपरली चलाना और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज और ज़्यादा परेशानियाँ मुसीबत पैदा हो जाती हैं, जिससे कि कभी कभी डेथ भी रिपोर्टेड है। मतलब कि एक साधारण सी बीमारी खतरनाक रूप ले सकती है यदि इसको इग्नोर किया जाए या इसका प्रॉपर तरीके से इलाज न किया जाए तो, क्योंकि ये कुछ मरीजों में किडनी को भी असर करती है और गट को भी असर करती है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए कुछ दूसरे टेस्ट होते हैं जिन्हें डॉक्टर आपका रिकमेंड कर सकता है। इन चीज़ों को जानने के लिए, इस बीमारी के डायग्नोज करने के लिए नहीं, इन दूसरे जो अंग हैं वो असर हो रहे हैं कि नहीं उनको जानने के लिए, जैसे कि ANA, एंका टाइटर, एंटी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी, 24 घंटे यूरिन का सैंपल जिसमें प्रोटीन और क्रिएटिनिन डॉक्टर देखता है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि पता चल सके कि अंदर के अंग इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं। तो नेक्स्ट पार्ट आता है इसके ट्रीटमेंट का। तो जिन केसेस में कॉजेटिव फैक्टर नोन है उनमें ये कॉजेटिव फैक्टर को यदि करेक्ट किया जाए, ठीक किया जाए, तो बीमारी तेजी से खत्म होती है। बाकी केसेस में भी ये बीमारी जल्दी ही खत्म होती है। अधिकांश केसेस में अधिकतम 4 से 6 हफ्ते में ये बीमारी खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है, जिसके लिए कोई ट्रीटमेंट ना भी किया जाए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिन केसेस में बीमारी लंबी चलती है उन केसेस में ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ भी थोड़े समय के लिए ही दी जाती हैं, ज़्यादा समय तक नहीं दी जाती हैं। कुछ केसेस में जिनमें अंदर के अंग इन्वॉल्व हैं, जैसे किडनी का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की दवाइयाँ भी डॉक्टर इस्तेमाल में ला सकता है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, साइक्लोस्पोरिन। ये सब दवाइयों का उपयोग तभी किया जाता है जब अंदर के अंग इन्वॉल्व हों व्यक्ति के तो, अदरवाइज इन दवाइयों को डॉक्टर साधारणतः अवॉइड करता है। इसी तरह से डैप्सोन नाम की दवाई भी इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। कॉल्चिसिन नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर पसंद करते हैं। सब चीज़ के बाद भी लगभग 8 से 10% मरीजों में ये बीमारी बार बार रियकर हो सकती है। मतलब कि जैसे बीमारी हुई, ठीक हुई, फिर ठीक हुई, तो ऐसे कई साइकिल चल सकता है। और कुछ मरीजों में ऐसा देखा गया है कि 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भी ये बीमारी बार बार रिपीटेड फेज में आ सकती है, जा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि केवल स्किन लिमिटेड ही हो बीमारी, मतलब कि आपके शरीर के अंदर के अंग कोई बीमारी नुकसान न पहुंचा रही हो, केवल चमड़ी में ही बार बार बीमारी आ जा रही हो। तो ऐसे सिचुएशन में कई बार मरीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ पा रहा है, कि क्या है ऐसी चीज़ कि जिससे ये बीमारी बार बार हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि ये बीमारी केवल स्किन में है और ये 10 बार आए, 15 बार आए, तो भी कोई खतरे की बात नहीं है। और चूंकि खतरे की बात नहीं है तो इस कंडीशन में तेज दवाइयों का रोल नहीं होता है।
तो डॉक्टर आपका दवाई कोशिश करेगा कि कम से कम आपको दे, या जो सुरक्षित दवाइयाँ हैं, सिंपल दवाइयाँ हैं उनको दे, या फिर दवाइयों को कम से कम पावर में आपको दे। तो ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है कि दवाई खाते खाते भी रैसेस आ जाएं। तो मरीज को कई बार गलतफहमी हो जाती है कि डॉक्टर केसेस को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसको सही से टैकल नहीं कर पा रहा, लग रहा है डॉक्टर बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से ज़्यादा आपको, मरीज के तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है कि क्रोनिक केसेस में तेज दवाइयाँ लेने से परहेज करें। ऐसे कंडीशन में मरीज डॉक्टर ज़्यादा बदलते हैं, जबकि डॉक्टर आपकी भलाई के लिए तेज दवाइयाँ नहीं दे रहा है। स्किन में बीमारी आती रहे जाती रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक समय आएगा जब बीमारी खुद ही आपका पीछा छोड़ देगी। तो स्किन की बीमारी को दबाना सही उपाय नहीं है, सही तरीका नहीं है, और उसके लिए ज़्यादा दवाई लेना सही तरीका नहीं है। आपका बीच बीच में डॉक्टर खुद ही टेस्ट कराता रहेगा कि आपके किडनी पे, आपके लीवर पे, आपके गट पे किसी तरह का बीमारी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। यदि उन पे इन्वॉल्वमेंट होता है तो डॉक्टर खुद ही अलर्ट हो जाएगा और आपको दवाइयाँ देने लगेगा, अच्छी और तेज दवाइयाँ देने लगेगा, और उनके साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी टेस्ट करवाएगा। लेकिन स्किन में बीमारी है तो कतई इधर उधर भागे न, एक डॉक्टर से जुड़ करके मिल करके उसका इलाज करते रहें, और ऐसे स्किन लिमिटेड बीमारी में कतई तेज दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ये बात मरीज के तौर पर आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। थैंक यू।